गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने नीट फिज़िक्स 17 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे उन सॉल्यूशंस को और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दो रॉड्स हैं ए एंड बी के, डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, उनको वेल्ड किया गया है जैसे कि फिगर में शो किया है और उनका थर्मल कंडक्टिविटीज़ K1 एंड K2 है और थर्मल कंडक्टिविटी कंपोजिट रॉड का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से है और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर सेक्शन से है। ये फॉर्मूला कॉपी 51 पेज में मिल जाएगा फिज़िक्स 11th की और नोट्स में ये मेनली ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो नोट्स में तो ये इतना नहीं लिखा हुआ है, आप चैप्टर से देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/KA, जिसमें L लेटरल थिकनेस होती है, A क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और K कंडक्टिविटी होती है। तो 1/R इक्विवेलेंट, जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, वो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अब ये हम किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ऐसे ही लिखते हैं। तो K इक्विवेलेंट और 2A हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि टोटल एरिया उसका 2A हो गया अपॉन L, जो उसका लेंथ है वो L ही है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा K1। हर एक रॉड का एरिया जो है वो A है और लेंथ L है, तो K1A अपॉन L + K2A अपॉन L। तो K इक्विवेलेंट जो है ये सब जगह कट जाएगा, L भी कट जाएगा और ये जो 2 है वो राइट साइड में चला जाएगा नीचे, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 + K2 अपॉन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th K1 + K2 अपॉन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है एक बैटरी से, बैटरी को रिमूव कर दिया गया है और दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर उसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है हमें रिजल्टिंग सिस्टम की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैपेसिटर चैप्टर से है ये क्वेश्चन और इसका फॉर्मूला फिज़िक्स 12 की फॉर्मूला कॉपी 10th पेज पे मिल जाएगा। ये फॉर्मूला कॉपी और नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के, और नोट्स के ये फिज़िक्स 12 के पार्ट 1 पेज 60 में मिल जाएगा। अब जब ये नोट्स में फाइंड आउट कर रहे हो तो इस वीडियो को देखते जाइए। तो इसका सॉल्यूशन ये है, पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली होगी उस कैपेसिटर की वो हाफ CV² होगी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में। और C जो फाइनल है, फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो एक पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं, तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट C1 + C2 हो जाएगा। मतलब जितने भी कैपेसिटर ऐड हो रहे हैं उन सबका कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, C + C, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी वो हाफ इंटू 2C इंटू V/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि C फाइनल 2C है और V फाइनल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपेसिटेंस के। क्यों? क्योंकि V फाइनल ये C = Q/V होता है कैपेसिटर में, और यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, मीन्स एक अनचार्ज कैपेसिटर को उसमें कनेक्ट किया गया है और बैटरी से उसको निकाल दिया गया है। जब बैटरी से निकाल दिया गया है तो चार्ज उसमें उतना ही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो कैपेसिटर्स के बीच में। तो यहाँ पे C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, तो C डबल हो रहा है इसलिए V हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा CV²/4, जो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और अगर हम इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में देखें तो उसका ये हाफ है, तो हाफ UI हो गया, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फैक्टर ऑफ 2 से डिक्रीज़ हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज़ बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसमें कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज ऑडियो सिग्नल वोल्टेज जो है कॉमन एमिटर
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में वो कलेक्टर के क्रॉस है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो है कलेक्टर का वो है 3 किलो ओम, RC मतलब 3 किलो ओम हो गया, और BC हो गया 3 वोल्ट, और करंट गेन हो गया 100, और बेस रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो वोल्टेज और पावर गेन क्या होगा एम्पलीफायर का। अब यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सब का यूज़ नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ ही वैल्यूज़ का यूज़ है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी के पेज 53 में मिल जाएगा फिज़िक्स 12 की, और नोट्स में ये फिज़िक्स 12 के पार्ट 2 में पेज 120 पे मिल जाएगा। अब AV जो होता है यानी कि वोल्टेज गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, उसका फॉर्मूला होता है बीटा इंटू RC बाई RB, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बेस, और बीटा जो होता है वो क्या होता है करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो EV क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू उसमें दी हुई थी, करंट गेन की 100 थी, और रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर वहाँ पे दिया हुआ था 3 किलो ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ बेस था 2 किलो ओम। तो इससे हमारा आंसर आ गया 150। एंड पावर गेन जो है बीटा इंटू वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, तो 150 इंटू 100 हो गया, और ये आ गया इसका आंसर 15,000। तो इसका आंसर जो आएगा 150 एंड 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नाउ 9th क्वेश्चन में क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इंडिकेट किए गए हैं फॉलोइंग डायग्राम में। अब इसको हमें मैच करना है कि कौन सा प्रोसेस किस टाइप का है, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या आइसोथर्मल। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है ये क्वेश्चन, और फॉर्मूला कॉपी के 56 और 58 पेज पे मिल जाएगा फिज़िक्स 11th की, और नोट्स में ये नहीं है आई गेस, क्योंकि ये मेनली फॉर्मूला बेस्ड ही है, मीन्स आपको इसमें थोड़ा सा बस माइंड लगाना है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है यानी कि P वाला, उसमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि ये आइसोकोरिक हो गया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, P का C आएगा, C ऑप्शन में आइसोकोरिक। और नेक्स्ट प्रोसेस R या थर्ड प्रोसेस जो है उसमें P और V की एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन में, क्योंकि PV कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में। ये एक लॉ भी है, बॉयल्स लॉ। तो आइसोथर्मल यानी कि D, तो R का D होगा, P का C और R का D, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अब बाकी दो प्रोसेसेस को भी देख ही लेते हैं। जो S या फोर्थ प्रोसेस है उसमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर इक्विवेलेंट है, तो यानी कि ये आइसोबारिक हो गया, प्रेशर इक्वल है। और जो Q या सेकेंड प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। अब ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि वर्क जो डन होता है आइसोबारिक में वो ग्रेटर देन होता है वर्क डन आइसोथर्मल में, और वो ग्रेटर देन होता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में इन केस ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम जिसमें इंक्रीज़ हो रही हो। और यहाँ पे डेफिनेटली इनिशियल से फाइनल जाते टाइम वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है प्रोसेस की, ग्राफ से आप देख सकते हैं। तो इसलिए P फाइनल जो होगा आइसोबारिक का ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से, और वो उसका ज़्यादा होगा एडियाबैटिक से, क्योंकि एरिया कवर्ड बाय जो PV ग्राफ होता है वही वर्क डन होता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वो एरिया कवर करेगा ग्राफ। तो यहाँ से हमने देख लिया उसके ग्राफ को कंपेयर करके कि सेकेंड वाला जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक, उसका सबसे कम P फाइनल है और सबसे कम एरिया कवर कर रहा है, तो वही एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। वैसे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, जब दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, आई मीन दो प्रोसेसेस को गैस करके ही आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट हो जा रहा है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th।
एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफ़र कर रहा है स्लाइटली। एक का चार्ज जो है वो माइनस ई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल है, और दूसरे का प्रोटॉन का जो चार्ज है वो डेल ई से एक्सीड कर रहा है, ई प्लस डेल ई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट है, यानी कि डिफरेंस है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, जो कि एक डिस्टेंस डी पे रखे गए हैं, और एटॉमिक साइज से वो डिस्टेंस डी बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो नेट है वो ज़ीरो आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल है, तभी तो उसका ज़ीरो आ रहा है फोर्स, एक दूसरे को वो कैंसिल कर दे रहे हैं। तो डेल ई जो है वो किस ऑर्डर का होगा ये पूछ रहा है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और फॉर्मूला कॉपी के फिज़िक्स 12th की स्टार्टिंग में मिल जाएगा और फिज़िक्स 11th के पेज 31 में मिल जाएगा। नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में मिलेगा और फिज़िक्स 11th के पार्ट 2 के पेज नंबर 73 में मिलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स्ट्रा चार्ज डेल ई के कारण दोनों हाइड्रोजन एटम्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्चुअली डेल ई के कारण ही हो रहा है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच, क्योंकि नॉर्मली वो जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है, क्योंकि नेट जो है ज़ीरो आ रहा है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे डेल ई के कारण, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, और क्यू स्क्वायर की जगह हमने डेल ई स्क्वायर डाल दिया, और आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर डालेंगे डेफिनेटली, पर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे दोनों साइड पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का मास इक्वल है क्योंकि। तो डेल ई इज इक्वल टू आ गया एम इंटू रूट जी बाई के, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और रूट के अंदर जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 कूलम। तो एग्जैक्ट आंसर अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो 1.436 इंटू 10⁻37 कूलम होता है, लेकिन कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो हम खुद से अगर आंसर निकाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू रूट 2/3 कि ऑलमोस्ट ही 6.67 3 से काटेंगे तो 2/3 आएगा 6.67 अपॉन 9 को, और इंटू यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड कर दिया 10⁻11 -9 किया तो 10⁻20, देन और सॉल्व किया 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻10 आ गया, इसको रूट से बाहर निकाल दिया, इंटू रूट 2/3। अब रूट 2/3 की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1.67 इंटू 1.414 रूट 2 की वैल्यू होती है अपॉन 1.732 रूट 3 की वैल्यू होती है, इंटू ये पावर्स को ऐड किया तो 10⁻37 आया, और ऑलमोस्ट ये जो वैल्यूज़ है वो 1 के इक्वल आएगी। तो आंसर जो हो गया इसका 10⁻⁻37 हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर की हेल्प से। तो इसका जो 10th का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, 10⁻⁻37 कूलम। तो ये सॉल्यूशंस थे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के नीट फिज़िक्स 2017 के। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, जिससे कि ईज़िली आप मेरे वीडियोस को असेस कर सकें। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।